गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में हमने अनुच्छेद 75 तक कंप्लीट कर दिया था, जिसमें से अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की बात कही गई थी, जो कि हमने उसको काफी डिटेल में अच्छी तरह से बारीक बारीक से एक एक पॉइंट को हमने समझ लिया था। क्या हमने मंत्रिपरिषद के बारे में पिछले क्लास में डिटेल वे में एकदम बहुत बारीक वे में अच्छी तरह से उसको हमने समझ लिया। ठीक है, आज हम उसके बारे में आगे जानते हैं। अनुच्छेद 75 के बाद से हम आज जानते हैं। ठीक है, आज हम आपको बारे में अनुच्छेद 76 क्या कहता है जिसके बारे में बताते कंप्लीटली। ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहीं ना कहीं ये एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड एग्जाम में दे ही देता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम आपको अनुच्छेद 76 के बारे में आज हम आपको डिटेल वे में एक अच्छे वे में बताते हैं। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं। अनुच्छेद 76 किसके बारे में बताता है? महान्यायवादी के बारे में बताता है। क्या बताता है? अनुच्छेद 76 क्या कहता है? महान्यायवादी के बारे में बतलाता। अनुच्छेद 76 क्या बताता है? महान्यायवादी के बारे में बतलाता, जो महान्यायवादी के बारे में बताता। ये महान्यायवादी ये क्या होता है? प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। यानी भारत का प्रथम विधि न्यायकारी कौन हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? महान्यायवादी के माना जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। ये क्या महान्यायवादी क्या होते? मतलब संसद का सदस्य नहीं होते। जो महान्यायवादी होते वो संसद का सदस्य नहीं होते, लेकिन संसद में बहस होगी, बैठक होगी, तो वहां पर वो भाग ले सकता। क्या ले सकता? भाग ले सकता। सोच सकते हैं कि मतलब वो संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन वो संसद में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं दे सकता है। वोट की देने की बात आएगी तो वो वोट नहीं दे सकता है महान्यायवादी। ठीक है, और इसको महान्यायवादी का जो पद वो राष्ट्रपति मतलब नियुक्त करता। कौन करता? राष्ट्रपति नियुक्त करता। कैसा नियुक्त करता है? जिसके बारे में राष्ट्रपति के मतलब जानकार में क्या अच्छा हो, और विधि के विशेष जानकारी उसको विधि के समझ क्या हो, विशेष जानकारी हो, उसी को नियुक्त कर देगा। ऐसा नहीं कि मतलब हम जाते हैं राष्ट्रपति के पास, हमको महान्यायवादी नियुक्त कर दिया, ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था ना कि कड़ी को जोड़ के हम पढ़ते थे। पिछले क्लास में बताया था कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता, लेकिन चुनकर कौन भेजता है? प्रधानमंत्री के सलाह पर मतलब नियुक्त कर भेजता है कि जाइए इसको नियुक्त कीजिए। और किसको नियुक्त करता है? वो क्या विधि के समझ क्या विशेष जानकारी हो, क्या हो विशेष जानकारी हो, ना कि अरे गहरे तौर पर राष्ट्रपति से उसको नियुक्त करते। और इसकी जो योग्यता देखा जाता है ना, इसकी योग्यता मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जज के बराबर रखा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय के जज, उसकी योग्यता के तौर पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आम आदमी है उसको हम महान्यायवादी की नियुक्त पर कर देता, ऐसी बात नहीं। इसकी योग्यता किस तरह से देखा जाए? सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं ना, उसकी योग्यता के आधार पर उस योग्यता के बराबर रहता है, तभी उसको नियुक्त किया जाता है। महान्यायवादी को कौन करता है नियुक्त? राष्ट्रपति करता। ठीक है, और इसकी जो वेतन होती है ना, महान्यायवादी का वेतन संसद निधि से नहीं दिया जाता। क्या संसद निधि से नहीं दिया? तो इसको वेतन कहाँ से देता? पीएम के कोष से, प्रधानमंत्री का फंड कोष आता है ना, उससे दिया जाता है। किससे दिया जाता है? प्रधानमंत्री के फंड से दिया जाता है, जिसके कारण से वो व्यक्तिगत किसी को भी केस लड़ सकता। क्या? किसी को भी केस लड़ सकता। जैसे मेरा केस है, यानी बहुत बड़ा मेरा केस है, या किसी और का केस है, तो व्यक्तिगत वो केस लड़ सकता। ठीक है, केस लड़ सकता, जिसके कारण से व्यक्तिगत केस लड़ेगा तो हर एक जिला में जा सकता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता, हाई कोर्ट में भी जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता। ये बात कही कि व्यक्तिगत केस लड़ेगा तो किसी भी कोर्ट में जा सकता।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, व्यक्तिगत केस लड़ती है तो। और सरकार का ये मतलब कि जो भी सरकार के प्रति केस आएगा, जो भी सरकार के प्रति केस आएगा, यानी जितना भी सरकार के प्रति केस आया, जो कौन लड़ेगा, हमने मतलब हम मतलब क्या कर दे, सरकार के प्रति केस लड़ कर दे, तो उस केस के कौन हैंडल करेगा, महान्यायवादी उस केस को देखेगा। यानी कोई भी सरकार की बड़ा बड़ा, जैसे अभी है, अभी बहुत सारा मतलब किसान विधेयक योजना, किसान विधेयक योजना लाया गया था, क्या लाया गया था, जिसको सरकार के प्रति आंदोलन छिड़ गया, क्या आंदोलन छुड़ गया, यानी किसान विधेयक योजना लाया जिसके सरकार के प्रति क्या आंदोलन छिड़ गया, तो उस केस की कौन हैंडल कर रहा था, महान्यायवादी। कौन कर रहा था, महान्यायवादी। ऐसे ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े केस आते हैं जो कौन हैंडल करते हैं, महान्यायवादी आते हैं। यानी केंद्र का जितना भी केस होगा कौन हैंडल करेगा, महान्यायवादी हैंडल करेगा। कौन करेगा, केंद्र का सरकार का केस लड़ेगा, यानी केंद्र सरकार का केस लड़ेगा। और केंद्र सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होगा, यानी केंद्र सरकार का क्या होगा, प्रथम विधि अधिकारी होगा। और जैसे देखिए हमने योग्यता बताए, योग्यता बता दे, सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय जज के बराबर होगा। और भारत किसी भी न्यायालय में केस लड़, यानी भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर केस लड़ सकता। ऐसा नहीं कि मतलब हम ये सुप्रीम कोर्ट में ही केस लड़ सकते हैं, हाई कोर्ट के किसी भी केस में लड़ सकता है, चाहे पटना हाई कोर्ट हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट हो, इसी तरह से कोई सा भी हाई कोर्ट वहां जाके भी केस लड़ सकता है, महान्यायवादी मतलब, ठीक है, ये बात की है। और इसकी वेतन संसद निधि से नहीं दिया जाता, ये किसकी दिया जाता, प्रधानमंत्री की कोष से दिया जाता, जिसके कारण ये व्यक्तिगत केस भी लड़ सकता है, ठीक है। ये पद पर कब रख सकता है, इसका राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। हमने ये तो सारे बातें बता दिए। देखिए आगे समझते हैं, योग्यता और सरकार और कार्य क्षेत्र। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का अनुच्छेद हाई कोर्ट में लड़ सकता है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकता है, हाई कोर्ट में लड़ सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लड़ सकता है, ठीक है। और हाई कोर्ट के जज के बराबर होगा तो हाई कोर्ट में लड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लड़ेगा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी जज के बराबर होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लड़े, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। कहने का अर्थ हो गया कि मतलब आप मतलब हाई कोर्ट के जज के बराबर हैं, तो इसके लिए क्या निचला स्तर की मतलब लेने कहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हैं, तो आप निचला हाई कोर्ट के जज के लिए मतलब उसकी मतलब आपको अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये उच्च स्तर है, ठीक है। जैसा कि हमने आपसे मतलब जब आपसे कहा जाए कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, तो हाँ कर लिए, तो आप पूछेगा कि मतलब कब पास किए, तो आपने सारा डिटेल दिखा दिया, यानी बीए यानी ग्रेजुएशन के सारा मार्कशीट सब कुछ दिखा दिया। तब आपसे पूछेगा कि मैट्रिक पास किए हैं, तो लो कितनी बड़ी मूर्खता बात है। ठीक उसी प्रकार जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगा, तो आप उसके लिए हाई कोर्ट क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या हुआ, उसके लिए तो निचला स्तर में देखा जाए तो स्वतः ही उसको मिल जाता है। ये बात कही है महान्यायवादी के बारे में बताया गया, ठीक है। ये अनुच्छेद 76 में वर्णन है, ठीक है। महान्यायवादी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझा पाया होगा तो आप थोड़ा सा बुक का सहारा लीजिएगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इससे महान्यायवादी से मतलब 30-40 क्वेश्चन बनाएगा, तो आपको एक एक बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए आगे बारे में जानते हैं। 77 कुछ विशेष की बात नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 77 कोई इससे पूछता भी नहीं, जिसका अनुच्छेद 78 भी उतना महत्व नहीं है, अनुच्छेद 78 भी नहीं महत्व। सिर्फ कहा गया पीएम का जो कर्तव्य होगा, जो संसद के कार्यवाही हो, जो संसद में कार्यवाही होगा, वो राष्ट्रपति को जानकारी देगा, ठीक है। ये बात कही, एग्जाम में कभी पूछता भी नहीं, ठीक है। ये हमने क्लिप दर्शा दिया। लेकिन आइए अनुच्छेद 79 के बारे में जानते, काफी अच्छी तरह से इसको हम समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। अनुच्छेद 79 में किसकी बात की, संसद की बात करेगी, क्या करेगी, संसद की बात कहेगी, संसद की बात कहेगी, ठीक है। यानी संसद की बात कहेगी, यानी भारत का संसद के बारे में बताया गया अनुच्छेद 76 के बारे में, उसको अच्छी तरह से समझते हैं। ये देख, संसद को भी मतलब पार्लियामेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं।
किस देश से लिया, किस शब्द से लिया, फ्रांस शब्द से लिया गया। ये पार्लियामेंट किस शब्द है, फ्रांस शब्द है। क्या है, फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है। और संसद का जननी कहाँ से हुआ, संसद का जननी कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। संसद का जर्मनी, सॉरी, संसद का जननी किसको कहते हैं, यूके को कहते हैं, यानी ब्रिटेन को कहते हैं। संसद का जननी किसको कहते हैं, ब्रिटेन को कहते हैं। किसको कहते हैं, ब्रिटेन को कहते हैं। संसद का जननी किसको कहते हैं, ब्रिटेन को कहते हैं। देखिए, और संसद का अंग होते हैं, कितना होते हैं, 3 अंग होते हैं। यानी संसद ऐसे निर्माण नहीं हो सकता। संसद निर्माण करने के लिए आपको 3 अंग की आवश्यकता होगी। पहला अंग कौन होगी, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी और राष्ट्रपति होगा। ये तीनों मिलकर ही मतलब ये संसद का निर्माण होगा। क्या होगा, ये संसद का निर्माण होगा, ठीक है। ये संसद का निर्माण, और संसद ये तीनों मिलकर बनेगा। ऐसा नहीं कि मतलब संसद बनने के लिए मतलब 2 ही अंग होंगे, मतलब संसद के 3 अंग होते हैं, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। और संसद के सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, संसद के मतलब संसद जब अंतर्राष्ट्रीय समझौता करे, अंतर्राष्ट्रीय समझौता करे या अंतर्राष्ट्रीय संधि करे। देखिए, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधि करे या समझौता करे, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता कर, अंतर्राष्ट्रीय संधि माने विदेश से संधि कर ले, विदेश से संधि कर ले और समझौता कर ले। तो कहने का अर्थ होगा जिसे संधि और समझौता समझते, जिसे अंतर्राष्ट्रीय देशों से संधि कर ले कि आइए हमारे देश में, यानी हमारे राज्य में आइए और फैक्ट्री, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाए। तो जिस राज्य में लगाएगा उस राज्य से परमिशन नहीं ले सकता कि हम आपके राज्य में हम अंतर्राष्ट्रीय संधि कर ली है, अब आपके राज्य में हम अपना विदेश का जो कंपनी है, विदेश का जो उद्योग है, विदेशी जो उद्योग फैक्ट्री है वो आपके राज्य में लगेगा। आप परमिशन देते हैं कि नहीं देते, ये बिना परमिशन से वो मतलब संधि कर सकती है, राज्य से पूछने नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ी बात कही गई। जैसा कि हम इसको समझते हैं, जैसा कि मतलब गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संधि किया गया, अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन करेगा, संसद करेगा। संसद करने के बाद मतलब वहां पर कहा गया कि मतलब गुजरात में एक बहुत बड़ा उद्योग फैक्ट्री लगाया जाएगा, जो कि विदेशी फैक्ट्री आएगा। तो जो वहाँ का गुजरात का जो मुख्यमंत्री होगा या वहाँ का जो भी प्रशासन व्यवस्था देखते हैं, यानी राज्य व्यवस्था, उससे परमिशन लेने नहीं जाएगा कि आपके राज्य में हम ये संधि करें कि नहीं करेंगे। ये संसद को पावर है, क्या हो, ये संसद में पावर हुआ और उस राज्य को मानना पड़ेगा, ठीक है। ये बात कही, ठीक है। और संसद का निर्माण हुआ किसने किया, लुटियस ने करवाया था। संसद जो भारत का संसद बना, किसने निर्माण किया, लुटियस ने। किसने, लुटियस ने बनाया था। संसद का निर्माण किसने किया था, लुटियस ने किया था। 1927 में शायद बना था। कब बना था, 1927 में बनकर ये तैयार हुआ था, ठीक है। यानी संसद का निर्माण कौन किया था, लुटियस ने किया था। अरे इस तरह से संसद में जाने के बाद क्या होगा, सभी लोग लूटते हैं, इसीलिए इसको नाम दे दिया लुटियस। यानी वास्तव रूप से कौन निर्माण किए थे, लुटियस ने बनवाया था, ठीक है। जैसे ये बात कही गई, ठीक है। संसद का निर्माण किसने किया था, लुटियस ने करवाया था। आइए थोड़ा सा हम इस तरह से समझते हैं। देखिए, हम विदेशों के संसद से थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। जैसे यूके का संधि, यूएस का संधि, भारत के संसद के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, ये क्या, भारत का संसद है, ये भारत का संसद है। भारत के संसद के मतलब क्या होता है, एक लोकसभा होती है, क्या होती है, एक लोकसभा होती है, जिसमें से 245 सीट होती है। कितने होते हैं, 245 होते हैं। इन संसद का हमने 3 अंग बनाया ना, जिसमें से 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। क्या होता है, एक राज्यसभा। ये लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होता है, जिसमें से 545 सीट होते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में 245 सीट होती है। ये संसद का। और ये बीच का होता है ना, जो देखिए इस तरह से है बीच का, ये सेंट्रल हॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल हॉल होते हैं, सेंट्रल हॉल होती है। जब सेंट्रल हॉल में कब काम किया जाती है ना, हम जब आपको संयुक्त अधिवेशन बताएंगे ना, तो इसके बारे में सेंट्रल हॉल का क्या काम रहता है, वहां पर मतलब महत्व इसको समझेंगे। अभी इतना समझ लिया कि
ये लोकसभा, ये राज्यसभा, ये सेंट्रल हॉल होते हैं। सेंट्रल हॉल का भी काम रहता। सेंट्रल हॉल का काम कब रहता? जब संयुक्त अधिवेशन बनाया जाता, उस केस में यहाँ सेंट्रल हॉल का काम होता। जब संयुक्त अधिवेशन बताएंगे तो आपको इसके बारे में, सेंट्रल हॉल के बारे में महत्व समझ जाएगा। और जब आपको लोकसभा टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो भी आपको समझ में आएगा, और राज्यसभा टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको भी अच्छी तरह से इसको समझ है। इतना जानिए कि संसद मतलब भारत का संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होते हैं, और बीच का है सेंट्रल हॉल होता है। ठीक उसी प्रकार देखिए, ये यूके का संधि, यूके को संसद यानी उसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। यानी ये ब्रिटेन का जो संधि संसद है उसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। इसमें भी दो अंग होते हैं, इसमें दो अंग होते हैं। एक होते हैं हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, ये वो क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं। यानी दो को इसको भी अंग है। यानी ब्रिटेन का जो संसद होता है उसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। और भारत का जो संसद होता है उसको क्या कहते हैं? संसद तो कहते ही। और ब्रिटेन का जो संसद है उसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। इसमें भी दो अंग होते हैं, इसको समझिए। इसको हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं और इसको हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं। ठीक है, ये यूके का संधि यानी ब्रिटेन का संसद है। क्या? ब्रिटेन का संसद है। ठीक है, आइए समझते हैं। यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संसद के बारे में। उस संसद को क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस को। ये भी द्विसदनीय है। क्या है? ये भी द्विसदनीय। इस तरह से दो भाग इसमें भी रहता है। इसको एक भाग को कहते हैं सीनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक भाग को क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। यानी यूएस के संसद को, यानी उस संसद को क्या नाम है? व्हाइट हाउस। क्या कहते हो? संसद का क्या नाम है? व्हाइट हाउस। व्हाइट एक भाग द्विसदनीय है जिसमें से एक भाग को क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं, और दूसरा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, ये मतलब हमने थोड़ा सा विदेश का भी संसद के बारे में थोड़ा सा कंपेरिजन कर लिया। ठीक है, ये लगभग मतलब संसद का जो भी नॉर्मल एग्जाम आएगा ये कंप्लीट रूप से आपको बन जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, इस वीडियो के देखने के बाद, आप मतलब कोई सा भी किताब उठाकर जरूर पढ़िए। पढ़ने के बाद मतलब आप क्वेश्चन जरूर बनाए। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या है? बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि मतलब पढ़ने के बाद क्वेश्चन जरूर बनाए। क्या बनाए? क्वेश्चन जरूर बनाए, तभी आपके अंदर दिमाग में विकसित होगा। और जितना भी पढ़िए मतलब पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, सभी जो तथ्य होते हैं एक दूसरे से लिंक होते। क्या होते हैं? एक दूसरे से कंबाइंड होते चले जाते। क्या? जुड़े हुए रहते हैं, ना कि मतलब एक अलग हो गया, एक अलग। भले हम टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाते हैं लेकिन एक दूसरे से लिंक रहते हैं। क्या रहते हैं? लिंक रहते हैं, एक से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, मैं आज यहीं पर अपना टॉपिक समाप्त करता हूँ, और फिर नेक्स्ट मैं टॉपिक लेके आऊंगा अनुच्छेद 80 के बारे में, जिसके बारे में आपको अच्छे से हम आपको बताएंगे। ठीक है, मैं आज यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।